theory of knowledge कुछ लोग theory of knowledge. अब जो theory of knowledge है इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जो भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसको पढ़ने का क्या तरीका है, उसको पढ़ने का क्या तरीका है. अब पढ़ने का तरीका डिपेंड करेगा आपके बिलीफ के ऊपर. तो अभी आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो डॉक्टर शरियार पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी. तो आपका मेन जो बिलीफ है ना रिगार्डिंग दिस यूनिवर्स वो आपको गाइड करता है कि आप इसको कैसे पढ़ें. इसमें अगर आप एग्जांपल लें, हमारे जो सूफिया कराम है उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी हुई होती, कोई मेटावर्स में चीज़ें नहीं पता, ना उन्हें कोई ब्लैक होल्स का पता है ना कुछ भी है, ठीक है. लेकिन उनकी एक अपनी दुनिया है, उनका बिलीफ कुछ डिफरेंट है, उनका बिलीफ बिल्कुल डिफरेंट है. वो उस स्टेट पे होते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं जो कुछ अल्लाह की मर्ज़ी है मैं तो वो मान लेता हूँ और उस मेरी मर्ज़ी पे पूरी हो जाती है. अब उनका बिलीफ ये है. इसी तरह हम स्कॉलर्स जो है हम अपने बिलीफ के अकॉर्डिंगली अपनी राह डिटरमिन करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड. दैट इज डेफिनेशन ऑफ साइंस, जिसे हम कहते हैं व्हाट इज वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स. साइंस की ये डेफिनेशन जो है ना, अगर आप अपने बच्चों की किताब में भी देखें तो ये डेफिनेशन आजकल यूज़ की जाती है. तो जब हम साइंस को देखते हैं ना तो साइंस के साथ ही जो है ना नॉलेज का वर्ड ऑल्टरनेटिवली आ जाता है. नॉलेज इज बेसिकली इंफॉर्मेशन विद अंडरस्टैंडिंग. सिंपली जो लफ्ज़ नॉलेज का मतलब है ना, इट्स इंफॉर्मेशन प्लस इट्स अंडरस्टैंडिंग. एनी इंफॉर्मेशन दैट इज वेल अंडरस्टूड वुड बिकम नॉलेज सिंपली. So there is a lot of information around us. The sun rises in the east and then down at the west. ये भी एक इंफॉर्मेशन. लेकिन जब मैं इसको समझ लेती हूँ, मुसलसल इसका मुशाहिदा करती हूँ, कुछ उर्दू के वर्ड यूज़ करूँगी फिलॉसफी समझाने के लिए, मुसलसल इसका मुशाहिदा करती हूँ और इसको एब्सोल्यूट मान लेती हूँ. और घर में जब सोई भी होती हूँ तब भी मुझे पता होता है कि अब सूरज चढ़ चुका होगा, या मैं शाम को 6:30 बजे मुझे पता होता है कि अब सूरज ज़रूर हो चुका है. तो ये उसी इंफॉर्मेशन को मैंने अंडरस्टैंड किया हुआ है और अब ये मेरी नॉलेज का पार्ट है. ठीक. तो ये नॉलेज जो है ना बेसिकली इसकी क्रिएशन और एक्विजिशन जो है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी. अब जैसे कुछ लोग, मैं आपको वैसे बताऊँ, फिलॉसफी रिलीजन में वैसे समझ जाती है. मेरा पर्सनल ये तजिया है, क्योंकि आप इसमें जितने आगे जाते रहते हैं आप पास कोई सिरा नहीं होता कि किस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करें. अब जैसे कि एक मफरूज़ा ये है कि क्या अल्लाह ताला के लिए ये आसान था सारी दुनिया को ऐसे बना देना, या सिर्फ मुझे महसूस करा देना कि टेबल, क्या इस टेबल को बना देना आसान था या मुझे महसूस करा देना. आई एम बाउंड इन दिस टच. इसी तरह बहुत सारी आवाज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते, जानवर सुन सकते हैं. ठीक है. तो उन डेसिबल्स की जो आवाज़ें हैं एग्जिस्ट तो करती हैं बिल्कुल. अब हमारे बिलीफ के मुताबिक हमारी नॉलेज में अभी तक वो चीज़ है ही नहीं. इसी तरह हम एक चीज़ पढ़ते हैं, टेलीपोर्टेशन सुनते रहते हैं, ट्रांसमिट हो जाना, जिसे वो आजकल एक और वर्ड देते हैं टाइम ट्रैवल. टाइम ट्रैवल. अब जब तक हमें इसके बारे में नहीं पता हमारे लिए तो ये, अब ये हमारा बिलीफ है. साइंटिस्ट का ये बिलीफ होता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, देयर इज अ वे आउट, देयर इज अ वे आउट. अगर बिलीफ ये है कि देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो वे आउट, तो वो वैसे ही काम करेगा. हम थ्योरी एक्स थ्योरी वाई एच आर पढ़ते हैं, उसमें हम कहते हैं कि थ्योरी एक्स वाले मैनेजर का ये बिलीव होता है कि लोगों को काम नहीं पसंद, यानी एक्स है ना क्रॉस से याद रखते हैं हम, लोगों को काम नहीं पसंद, इसलिए वो आप जो मर्जी कर रहे हैं वो नहीं सुधरने वाले. इजी वर्ड में बता रहा हूँ. एंड थ्योरी वाई वाला जो मैनेजर होता है जिसका बिलीफ ये होता है पीपल कैन चेंज, अगर आप उन पर थोड़ी सी एफर्ट करें तो वो चेंज होगी. अब देखें दोनों के बिलीव के ऊपर उसकी प्रैक्टिस डिटरमिन होगी. जो ये बिलीव करता है कि लोगों ने कभी चेंज नहीं होना, तो वो क्या करेगा, खुद के हाल में छोड़ देगा, जो जैसा कर रहा है वैसे बस रिपोर्ट करता रहेगा. यही हाल हम साइंसदानों का भी है. अगर हमारा ये बिलीफ है कि जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है दैट इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, वो रोज़े रोशन की तरह ओपन है, क्लियर है, फैक्ट बेस्ड है, मैं उसमें चेंज नहीं कर सकता, तो मैं उसमें से सिर्फ डाटा लेकर उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ.
जैसे कि इस केस में कि मैं डाटा लूँगी कि सूरज चढ़ता है और गुरूब हो जाता है आसान, मैं कोई अमल दखल नहीं कर सकती, मैं एक्सपेरिमेंट में इसको नहीं कर सकती, मैं सूरज को इधर उधर नहीं चढ़ा सकती। इसलिए मुझे इस ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बिलीफ के ऊपर चलना पड़ता है कि रियलिटी इज आउट देयर, आई कैन जस्ट रिपोर्ट डाटा। यही चीज़ हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जब हम सर्वे फिल कराते हैं लोगों से, तो हमारा बिलीफ ये होता है कि जिस फिनोमेना को मैं स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस फिनोमेना की एग्जिस्टेंस मौजूद है मेरी छेड़छाड़ के बगैर। जैसे कि कोई कल्चर हमने स्टडी करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, हम कहें यहाँ पे टॉक्सिक कल्चर है, बड़ा कॉमन वर्ड है टॉक्सिक कल्चर है, हम क्या करते हैं सर्वे इंस्ट्रूमेंट के जरिए जाके लोगों से पूछ लेते हैं कि हमें कैसा कल्चर है ये वो बता दें। यहाँ पर आपकी इंटरफियरेंस है ही, आपने कहा ये एक रियलिटी है टॉक्सिक कल्चर का होना, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, एग्जिस्ट करेगी, इस वजह से मेरा काम सिर्फ इस पर डाटा लेना और रिपोर्ट करना है। ये होती है क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स की अप्रोच। हम सर्वे पर डाटा लेते हैं, फिर कराते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये ऐसे आ गया, रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव रिसर्चर्स, उनका ये बिलीव होता है कि दुनिया जो भी है इसको ऑब्जर्व किए करके सिर्फ नहीं आप समझ सकते, आप इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसमें अपने आप को इमर्स करेंगे, तो तब आप इसको समझ पाएंगे। जैसे डिफरेंट कल्चर्स को पढ़ना, डिफरेंट कल्चर्स को, अगर आपको याद हो हम जिस एज ग्रुप के हैं, हमारे दौर में डिस्कवरी, नेट, जियो ये बड़े चलते होते थे, केबल के ऊपर चैनल्स, और साइंसी दिमाग रखने वाले लोग तो ये लाजमी पढ़ते थे, देखते थे उसमें से जिन्हें। उसमें एक टैबू नाम का प्रोग्राम था, शायद आपने देखा हो, मुझे भी वो याद आता है कि हमने तो वो देखी है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010 2011 उस टाइम की बात करें। तो उस प्रोग्राम में दिखाया जाता था कि एक रिसर्चर जाता है दूर दराज किसी रेड इंडियन जो जंगलों में रहने वाले, जिन्होंने आज तक दुनिया का कुछ नहीं देखा, उनको जाके वो स्टडी करता है, उनके साथ खाना खाता है, उनके साथ पानी पीता है, उनकी शादियों में शरीक होता है, मुख्तलिफ चीज़ों में। वाई? बिकॉज उस रिसर्चर का बिलीव है कि मैं सिर्फ सर्वे से नहीं समझ सकता क्या चल रहा है। उसका बिलीफ है कि आई हैव टू इमर्स माई सेल्फ इन दी एक्चुअल सेटिंग एंड देन मैंने वहाँ पे जाके इस चीज़ को देखना है कि उस कल्चर के क्या बिलीव्स हैं। मैम ये सब्जेक्टिव रियलिटी है, ये सब्जेक्टिव रियलिटी है जिसमें आप इंटरेक्ट करते हैं उस कल्चर के साथ, आप उनसे इटरेटिवली सवाल पूछेंगे। इंटरव्यू इज अ टेक्निक ऑफ क्वालिटेटिव एंड सब्जेक्टिव रिसर्च। क्यों? क्योंकि आप उसमें बैक एंड फोर्थ उसमें क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, जिसकी बेसिस पे आप खुद उस रियलिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इस वजह से ये जो फिलॉसफी है ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक वो कि जैसे है वैसे ही रहेगी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, क्वांटिटेटिव। एक वो है जो कहता है कि नहीं रियलिटी इधर मुझे छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, खुद जाना पड़ेगा, वक्त गुजारना पड़ेगा, तभी जाके मैं कंप्लीट रिसर्च। तो सब्जेक्टिव रियलिटी, क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। अब एचआर की जो फिलॉसफी है ना बेसिकली ये इस चीज़ पर बेस करती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर ये नहीं फिलॉसफी रखेंगे तो हम एचआर की कोई भी प्रैक्टिस और किसी टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। अब फिलॉसफी का सिंपल वर्ड जो हमने अपने माइंड में एडजस्ट रखना है ना, दैट इज बिलीफ। सर भी पढ़ाएंगे आपको, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे माशाल्लाह, बहुत ही वो लाइक है इसमें। मैं सिर्फ आपको बेसिक यहाँ में बना दूंगी ताकि आसानी रहेगी आपके लिए। बिलीफ क्या है? अगर तो एचआर का ये बिलीफ है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में किसी चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये जस्ट एक छोटा सा डिपार्टमेंट है जिसका काम है पेरोल मैनेज करना, एब्सेंस देखना वगैरह वगैरह, तो फिर प्रैक्टिसेस भी वैसी होंगी। फिर हमें एचआरडी करने की क्या ज़रूरत, नॉलेज मैनेजमेंट करने की क्या ज़रूरत, हमें कैपिटल मैनेजमेंट करने की क्या ज़रूरत, और वो चीज़ें जो अभी हमने कोर्स आउटलाइन का पार्ट देखी हैं वो हम क्यों पढ़ें जब इसका रोल ही बहुत थोड़ा है। समझ रहे बात को? तो जिस तरह ये फील्ड इवॉल्व हुई है उससे ये साबित होता है कि इसका बिलीफ ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर दी सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटेजिक एचआर के अंदर भी हम यही चीज़ देखते हैं। अब अगर हम एचआर की फिलॉसफी का माखिज देखें, माखिज को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेस कह लेंगे, लेकिन ये माखिज का अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए उर्दू के कुछ लफ्ज़ जो होते हैं बोलने बहुत ज़रूरी होते हैं समटाइम्स। माखिज हम कहते हैं जो जड़ है किसी भी चीज़ की ना, रूट कॉज। सो एचआर की फिलॉसफी जो स्टार्ट होती है ना, अगर हम मैनेजमेंट की फिलॉसफी सिंपली देखते हैं ना, तो हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, आपको भी हम अभी बताते हैं, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक टेलर पे चले जाते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि जी
سائنسی طریقہ کار جس سے انسان تیز کام کرے, اس کی باڈی موشن ایسے موو کرے جس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ ایک مشین نما چیز بن جائے اور تیز و تیز کام کرتا رہے, ایفیشنسی لائے, پروڈکشن زیادہ سے زیادہ کرے. سائنٹیفک مینجمنٹ کا یہ اصول تھا. تو آپ نے وہ چارلی چیپلن کی مووی اگر نہیں دیکھی تو اس کا کلپ ضرور دیکھیے گا. وہ سائنٹیفک مینجمنٹ کے ایورژن پہ بنی تھی. میں نے دیکھا, آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا. وہ ایک پوری اس میں ایپیسوڈ تھی, میں نے وہ پوری ایپیسوڈ جو اسمبلی لائن والی Yes. اس ٹائپ کی وہ ہے. اب اس وقت جب یہ سائنٹیفک مینجمنٹ آئی 1910 سے آنورڈس, جب یہ اسٹیم انجن بنا, ٹھیک ہے, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, ٹولز وغیرہ بنے, اس سے مشینری بنی, انڈسٹری بنی. اب انڈسٹری کے ورکرز کو چاہتے یہ تھے کہ وہ مشین کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائیں, بس پرزا بن جائے مشین کا. اسمبلی لائن پر وہ کھڑا ہوا ہے, تیز 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 کام کر رہا ہے, اگر آپ نے وہ دیکھا. اب وہ اس میں اتنا امرس ہو چکا ہے کہ 8 گھنٹے کی شفٹ کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو بس اسٹاپ پر بھی وہ ایسے کر رہا ہے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایسے کر رہا ہے, اور بیچارہ سوتے ہوئے ایسے کر رہا ہے. تو یہ اس کے نیگیٹو افیکٹ سے, آؤٹ کم سے, انڈسٹری کو تو بے تحاشا پیسہ مل رہا تھا, فائدہ ہو رہا تھا, لیکن اس سے پھر جو نیگیٹو سائیکولوجیکل امپیکٹس آئے اسی چیز کو لے کے سائیکالوجی کی جو فیلڈ تھی نا 1940s کے اراؤنڈ, بلکہ 1930s اگر کہا جائے تو 1930 سے سائیکالوجی کی فیلڈ بڑی ایکٹیو ہو گئی. ہمارا ایچ آر کا سارا لٹریچر سائیکالوجی کی تھیوریز کو بورو کر کے چل رہا ہے. ہماری اپنی کوئی تھیوری نہیں, ایچ آر کی ذاتی تھیوری کوئی نہیں ہے اتنی خاص, جتنی کہ انہوں نے لی ہوئی ہے کچھ اکنامکس سے اور کچھ انہوں نے لی ہوئی ہے سائیکالوجی سے. 1930 میں یہ بات ہونے شروع ہو گئی کہ جو لوگ یہاں سائنٹیفک مینجمنٹ کے مارے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, ان کے اندر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے ان کو مینیج کرنے کا. یہ طریقہ نہیں کہ آپ ان کو جو ہے نا وہ مشین کا پرزا بنا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ چیز چینج ہوئی. تو ایک 1930s میں سائیکالوجی کے اوپر کام ہونے لگا. موٹیویشن کی جو تھیوری میزلو کی ہم پڑھتے ہیں 1943 میں اس کا پہلا ورژن آیا, 70s تک پھر اس کے ورژن آتے ہیں, 43 تک یہ چلی, اور اس کے اوپر جو ہے نا ہیومن ریلیشنز موومنٹ آ گئی. ہیومن ریلیشنز موومنٹ یہ بیسیکلی امریکہ کے اندر ایک گروپ آف پیپل تھے جنہوں نے اگینسٹ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ یہ سلوگن لیا تھا کہ ٹریٹ ہیومنز لائک ہیومنز. انہوں نے کہا تھا کہ ہیومنز کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ مینجمنٹ کے ہونے چاہیے. اب ہیومن ریلیشنز موومنٹ آئی تو انہوں نے ہی امپلائی کی سائیکالوجی کے اوپر کام کرنا شروع کیا, جبکہ انہوں نے اس کو مشین ٹریٹ کیا. انہوں نے کہا یہ انسان ہے, اس کی ایموشن ہے, سائیکالوجی ہے, اس کو کوئی موٹیویشن چاہیے. تو اسی موومنٹ نے بوم دیا سائیکالوجی کے افیکٹ کو مینجمنٹ کے اوپر. پھر ایک نئی فیلڈ بننے شروع ہوگی سوشل سائیکالوجی. سوشل سائیکالوجی کی تھیوریز ہی ایچ آر کی تھیوریز ہیں بیسیکلی. تھیوری آف پلانڈ بیہیویئر کا ہم نے نام سنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد سائیکالوجی کے اندر یہ ٹرانسفارم ہوا, سوشل سائیکالوجی بن گیا. تو سوشل سائیکالوجی سے آنورڈس پھر یہ چیزیں چلتی ہیں. اگر ابھی میں بات کروں اس کی کہ آرگنائزیشن کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے, تو فلاسفی کا افیکٹ ہے آرگنائزیشن کے لیے. بلیف کیا ہے, بلیف گائیڈ کرے گا کہ بلیف کیا ہے. جیسے وہی بات ہے, پاکستان بدل سکتا ہے, جیسے بلیف نہیں بدل سکتا یار, بالکل نہیں بدل سکتا, جیسا ہے ایسے ہی رہے گا. یہ دو ڈفرینٹ بلیفس ہیں. اگر آپ یہ بلیو کریں گے کہ کچھ نہیں بدل سکتا تو پھر آپ ایسے ہی زندگی گزاریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یا سمجھتے ہیں, بلیو ہے کہ بدل جائے گا, کچھ کرنے سے بدلے گا, تو آپ کا وے آف ایکشن ڈفرینٹ ہوگا. سو یہ جو آپ کی فلاسفی ہے نا, یہ مشن اگر میں بتاؤں تو فلاسفی گائیڈس می اینڈ مشن, دین آرگنائزیشنل پالیسیز, پھر پریکٹسز, پھر ایچ آر پریکٹسز, آؤٹ کمس اینڈ آرگنائزیشنل افیکٹونیس. اس طرح ہم اس کو لنک کرتے ہیں. یہ آرگنائزیشن پالیسیز پر ایک ادھر لے لیا ہے. تو اس پاتھ اور ہسٹوریکل ایوولوشن کا جو ہے ہمیں علم ہونا ضروری ہے. جب یہ ہیومن ریلیشنز موومنٹ آئی, اس کے بعد یہ سوشل سائیکالوجی کی فیلڈ چل پڑی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی فیلڈ اسٹریٹجک ایچ آر ایم کی فیلڈ 1990s میں اسٹارٹ ہوگی. یہاں سے آن ورڈس 1990s میں
स्ट्रेटेजिक HRM की फील्ड बनी, रिसोर्स बेस्ड व्यू आया, नेक्स्ट क्लास में हम उसी को पढ़ेंगे। और स्ट्रेटेजिक HRM से होते होते फिर 21वीं सदी के शुरू के जो 10 साल थे उसमें ह्यूमन जो है वो कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाने लगा इसी को, HRM को। सेम इसी HRM को HCM कहने लगे। इवन कई ऑर्गेनाइजेशन में नाम भी लिए ह्यूमन कैपिटल मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की बजाय। और फिर अभी रिसेंट 2010 के बाद की जो सिनेरियो है पिछले 15 साल, ये कैपिटल से टैलेंट में चेंज हो गया, आइसोलेट कर दिया है टैलेंट को ह्यूमन से बिल्कुल। अभी जो स्टार्टिंग में मैं बात कर रही थी ना उसकी स्किल के सॉफ्टवेयर की स्किल की, वो बेसिकली टैलेंट मैनेजमेंट में चला गया। अब इस तरह से बात स्टार्ट कहाँ से हुई, एक पुर्जे से स्टार्ट हुई और ख़त्म कहाँ हो रही है, टैलेंट। अभी आजकल इसकी रिसेंट जो शेप है दैट इज टैलेंट। मैडम फ्यूचर में आई भी हो जाए इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल, और बेसिकली टैलेंट है ना उसी का दूसरा नाम। अब टैलेंट में HR हाइब्रिड है, हाइब्रिड टीम्स का कंसेप्ट है। एक आर्टिकल में आपको पढ़ाऊंगी HR AI हाइब्रिड टीम्स कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही हैं कि जहाँ वो 5 बंदे काम के लिए रखे थे उसमें से 2 जो है वो चैट बोर्ड को काम देते हैं और 3 काम एम्प्लॉय करें, पांचों की पांचों एंटिटीज मिलके एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम करें, वो हाइब्रिडाइजेशन हो। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैव चेंज। ये इसकी बेसिक फिलॉसफी है जो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिलीव कि ह्यूमंस क्या है, आपका कैपिटल सरमाया, और वही सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। आज हम यहाँ तक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैडम पाकिस्तान में मैडम इतने ये जो कैपिटलिज्म ये मैडम इतना ह्यूमन रिसोर्स है मैडम, वही बात है ना हमारी गवर्नमेंट में वो है ही नहीं ऐसी पॉलिसीज कि आप इस ह्यूमन रिसोर्स को यूज कर सकें। मैडम पूरी दुनिया में इतना चाइना ने किया ना, अवामी जमहूरिया चीन बन के, ठीक है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने सही मानों में जिसे हम कहते हैं मैस प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जिसे हम कहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को यूज किया, मैस प्रोडक्शंस की हैं और अब वो क्या बन चुके हैं, कितनी बड़ी इमर्जिंग बल्कि अब तो एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमी बन चुके हैं बाय यूजिंग देयर पीपल। चीप लेबर का इस्तेमाल, हम क्यों नहीं अपने चीप लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं? इंडिया भी यही कर रहे हैं, मैंने इंडिया भी तो यही कर रहे हैं, अपने उनको स्किल बेस्ड बना रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं मैडम। इसीलिए अभी आप कह रही थी हम चेंज नहीं हो सकते क्या? मैंने 2 बिलीव्स कहे ना, मेरा बिलीव मैडम वही बिलीव है कि नहीं चेंज हो सकते। हाँ, जिन लोगों का ये बिलीव है ना कि पाकिस्तान नहीं चेंज हो सकता, वो बड़े सुकून में, यस मैम, बड़े सुकून चिल कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। यस मैम, कहते थे वो कहीं बैठे हुए हैं इस टाइम, जो जेलों में तो वो जेलों में बैठे हैं, फॉलोअर जो है वो बेचारे बाहर तड़प रहे हैं, ले लेके भर्ती होती या मैम बाहर भाग रहे हैं। दूसरी ऑप्शन यही है कि चेंज नहीं हो सकता या जब बाहर भागते हो। जी मैम, तो ये स्टोरी हमें पढ़े बगैर, यानी फिलॉसफी को पढ़े बगैर रिसर्च पढ़ना बातिल है। बिल्कुल सही। तो मैं जी बातिल है का मतलब है कि नहीं हो सकती, बिलीव के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि मैं रिसर्च करूं। आपने लाजमी अपनी रिसर्च की फिलॉसफी को एस्टैब्लिश करना होता है कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले। बेशक उसके अंदर मेंशन नहीं होता, आर्टिकल में मेंशन नहीं होता कि आप इंटरप्रेटिविज्म फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्टिविज्म फॉलो कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविज्म, लेकिन फिलॉसफी बेसिकली पीछे होती है। थीसिस के अंदर तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जब आप अपना चैप्टर 3 लिखोगे ना मेथोडोलॉजी, वो स्टार्ट ही फिलॉसफी से होगा। 4 से 5 पेज भरे होने चाहिए फिलॉसफी को एक्सप्लेन करते हुए, और फिर ये भी साबित करना है कि जो आपका मॉडल है वो इसी फिलॉसफी से पहले भी साबित शुदा है। जैसे कि एम्प्लॉई बिहेवियर को पढ़ रहे हो तो आप अगर कह रहे हो कि ये हम क्वांटिटेटिव रिसर्च है, तो फलां स्टडी ने भी क्वांटिटेटिव रिसर्च से ही ये चीज़ प्रूव की है। इस हद तक हमने इसको जो है ना वो रिगर में लाना होता है। अगर आप बेसिक फंडामेंटल समझ लो, थीसिस इज अ गेम ऑफ 6। मैं वो हम आपसे समझेंगे। मैं इसमें आपको बिल्कुल सिखा दूंगा इंशाल्लाह। हैव अ नाइस डे। बिल्कुल भी नहीं है मैम, मैं आपको ऐड कर लूँगी बट सर आप मुझे ऐड कर लेंगी तो मैं आपको इस तरह का एक आर्टिकल भेजूंगी, वो आप प्रिंट लेगा या प्रिंट नहीं तो डिजिटल फॉर्म में पास है। यस लैपटॉप्स लिया है। यस जो तीसरा बंदा है ऑप्शन है, यस मैम, उसे बताइएगा कि ये टॉपिक पढ़ा कर चली गई है। जी मैम, और ये भी क्विज लेने वाली है।
ठीक है मैम सिलेबस भी भेज देना मैम सिलेबस भी आज वाला मैं अभी आपको ही भेजूंगी मैम प्लीज वो इतना अच्छा है मैम प्लीज वो भी भेज देना मैडम प्लीज भेज देना थैंक यू मैम